बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम सीपीसी के ऑर्डर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ। व्यूवर्स, इसके 13 रूल्स हैं। आज हम इन रूल्स का जायज़ा लेते हैं। जब प्लेंटिफ अपना सूट फाइल करता है तो जो मुद्दाअलैह है उसने उसका जवाब वो देना होता है, जिसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। उस जवाब दावे को रिटर्न स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका जो रूल नंबर 1 है उसके मुताबिक जो मुद्दाअलैह है वो फर्स्ट हेयरिंग पर या उससे पहले वो अपना जवाब दावा पेश करेगा, या कोर्ट इसके लिए कोई वक़्त मुकर्रर कर सकती है जवाब दावा दायर करने के लिए, या फिर वो 30 यौम से पहले 30 यौम के अंदर वो अपना जवाब दावा वो फाइल करेगा। इसका जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि अगर कोई नई ग्राउंड है तो वो डिफेंडेंट ने वो स्पेसिफिकली उसको प्लीड करना है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी ग्राउंड है, कोई ऐसा फैक्ट है जो प्लेंट में ज़ाहिर नहीं किया गया, तो मुद्दाअलैह ने उसको स्पेसिफिकली प्लीड करना है ताकि वो ये अपना मौक़िफ़ एस्टेब्लिश कर सके कि जो प्लेंटिफ है उसका जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई फ्रॉड का कोई पहलू है, कोई पेमेंट के लिहाज से है, कोई लिमिटेशन के लिहाज से है, कोई रिलीज़ के लिहाज से है, तो अगर कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसी नई ग्राउंड है जो उसके सामने आती है जो ज़ाहिर पहले नहीं की गई, तो उसने मुद्दाअलैह ने उसको स्पेसिफिकली उसने अपने जवाब दावा में उसको प्लीड करना है। इसका जो तीसरा रूल है वो कहता है कि जो डिनाइल हो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब उसने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात को उसने एक एक करके उनका स्पेसिफिकली उनको डिनाई करना है। वो जनरली उनको डिनाई नहीं कर सकता कि जो इस प्लेट में जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मैं उनको उनसे इनकार करता हूँ या झूठे हैं या मैं उनको तस्लीम नहीं करता। ऐसा वो नहीं कर सकता। उसने 1 बाय 1 एक एक करके तमाम एलिगेशन को स्पेसिफिकली उसने डिनाई करना होता है। जो इसका सेक्शन नंबर 4 है वो जो कहता है कि जो मुद्दाअलैह का जो डिनाइल है वो इवेसिव ना हो, वो डिनाइल जो बिल्कुल वाज़ेह हो और उसका कोई डबल मीनिंग वो ना निकलता हो। मिसाल के तौर पर अगर मुद्दई ने ये दावा किया है कि डिफेंडेंट ने एक सर्टन अमाउंट, एक ख़ास रकम उसकी अदा करनी है, तो जो डिफेंडेंट है वो इसको इस तरह अगर वो इस तरह इनकार करता है कि मैंने ये जो सर्टन अमाउंट है ये अदा नहीं करनी है, अगर वो इस तरह इनकार करता है तो ये उसका जो इनकार है, ये जो उसका जो डिनाइल है, ये इलूसिव है, ये इवेसिव है, ये डिसेप्टिव डिनाइल है, ये इक्विवोकल है, इसमें कुछ शकूक शुबात हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपने ये सर्टन अमाउंट नहीं देनी तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसके अलावा कोई आपने कम व बेश कोई रकम अदा करनी है। तो जो आपका जो डिनाइल है वो इवेसिव नहीं होना चाहिए। आपने इसको इस तरह से डिनाई करना है कि ये रकम हो या कोई भी रकम हो या इसका कोई हिस्सा हो वो मैंने अदा नहीं करना, वो मेरे ज़िम्मे वाजिबुल अदा नहीं है। तो इस तरह आपकी जो बात है वो कैटेगोरिकली वो क्लियर होनी चाहिए। इसका जो व्यूअर्स जो रूल नंबर 5 है वो जो कहता है कि जो आपकी डिनाइल है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप किसी एलिगेशन को, किसी फैक्ट को आप जो उसको ओमिट करते हैं, उसकी डिनाइल से आप ओमिट करते हैं उसको, तो उसको समझा जाएगा कि आपने उसको एडमिट कर लिया है, आपने उसको तस्लीम कर लिया है उस फैक्ट को। इसका व्यूअर जो रूल नंबर 6 है वो सेट ऑफ के बारे में है। सेट ऑफ की जो प्ली है वो मुद्दाअलैह सिर्फ उस वक़्त ले सकता है जब वो कोई रिकवरी सूट होगा, जब वो रकम असर्टन होगी, जब वो जो डिफेंडेंट है वो लीगली एंटाइटल होगा उसको रिकवर करने का, यानी वो कोई एग्रीमेंट हो जिसके लिहाज से वो सेट ऑफ की वो प्ली ले रहा है, और जो कोर्ट है उसकी जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है वो अमाउंट उसकी लिमिट से वो एक्सीड ना करे, और जो दोनों पार्टीज़ हैं दे मस्ट फिल द सेम करैक्टर। अब सेम करैक्टर का मतलब ये है कि जो प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है वो पर्सनल कैपेसिटी में एक ने देना हो या जो दूसरे ने वो रकम वसूल करनी हो, लेनी हो,
वो किसी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, वो किसी के बिहाफ पे वो सेट ऑफ की जो प्ली है वो नहीं ले सकते। अब व्यूअर इसका जो अफेक्ट क्या होगा सेट ऑफ का, वो जो डिफेंडेंट का जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा उसको कोर्ट वो क्रॉस सूट के तौर पर वो लेगी, और जो उसका क्लेम है डिफेंडेंट का उसको इस तरह डिसाइड किया जाएगा ताकि जो उसका जो सूट है, प्लेंटिफ का सूट है, उसको फाइनली तौर पर उसको डिसाइड किया जा सके। अब हम इसकी चंद एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो वसीयत के ज़रिए कोई रकम वो बी को देता है, और सी को वो अपना एग्जीक्यूटर अपॉइंट करता है, और अपना उसको वो रेजिज्यूरी लेगेटी उसको अपॉइंट करता है। अब बी फोर्थ हो जाता है और बी के जो मामलात हैं उसके जो इंतज़ामात हैं वो डी अपने ज़ुम्मे लेता है। अब जो डी है वो सी के खिलाफ सूट फाइल करता है उस तरका के लिए। इससे पहले जो सी है वो बतौर जामिन, बतौर श्योरिटी सी जो है वो कोई रकम अदा करता है बतौर जामिन डी का। अब डी जो है वो सूट फाइल कर देता है उस तरका के लिए सी के खिलाफ। अब जो सी है वो सेट ऑफ का क्लेम वो सेट ऑफ नहीं कर सकता उस तरका के लिहाज से, क्योंकि जो सी और डी हैं वो सेम करैक्टर फिल नहीं करते उस तरका के लिहाज से, जैसा कि वो सी और डी सेम करैक्टर फिल करते हैं। जो सी ने वो बतौर जामिन उसके रकम अदा की है, उसमें सी और डी वो पर्सनल कैपेसिटी में है, लेकिन जो तरका के लिहाज से है रकम जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है। इसलिए जो सी है वो डी का जो सूट है जो उसने फाइल किया है उस जो अपनी जो रकम है उसको तरका के लिहाज से वो सेट ऑफ सी नहीं कर सकता। अब इसकी एक और मिसाल है। अगर ए मिसाल के तौर पर ए जो है वो बगैर वसीयत के फोत हो जाता है और वो जो है बी का मकरूज है, ए जो है, और ए के जो इंतज़ामात हैं जो उसके मामलात के वो सी जो है वो अपने ज़ुम्मे लेता है। अब जो बी है वो इस लिहाज से कुछ इसका हिस्सा जो है वो खरीदता है सी से, और उसको जो परचेजिंग अमाउंट है वो अदा नहीं करता। अब सी जो है वो दावा करता है उस रकम के लिहाज से बी के खिलाफ। अब जो बी है वो सेट ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि सी जो है, अब सी जो है वो दो मुख्तलिफ करैक्टर फिल कर रहा है। एक वो वेंडर के लिहाज से कि उसने उस माल उसने कुछ हिस्सा उसका फरोख्त किया है, और दूसरा वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में वो जो ए का जो है। इसलिए जो दोनों को सेम करैक्टर फिल करने पड़ते हैं। लाजमी नहीं कि जो प्लेंटिफ हो वो सेम करैक्टर फिल करे या डिफेंडेंट हो, वो अब दोनों को मुद्दई और मुद्दा अलैह को सेम करैक्टर फिल करने पड़ते हैं, फिर वो सेट ऑफ की वो आप कर सकते हैं। अब हम इसकी एक और मिसाल लेते हैं। ए और बी वो जॉइंटली वो इकट्ठे वो दावा करते हैं सी के खिलाफ। अब जो सी का जो कर्ज देना है वो सिर्फ अकेले ए ने देना है। सी जो है इसको अब सेट ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों के खिलाफ वो ए और बी वो दावा कर रहे हैं सी के खिलाफ। इसलिए वो जॉइंटली है। वो सी जो है सी का जो कर्जा देना है सिर्फ वो अकेले ए ने देना है, इसलिए सी इसको सेट ऑफ नहीं कर सकता। इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। ए जो है वो सूट फाइल करता है बी और सी के खिलाफ। अब अकेले बी ने वो जो कर्जा वो लेना है ए से। अब जो बी है बी जो इसको सेट ऑफ नहीं कर सकता। इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर बी और जो सी है उसकी एक पार्टनरशिप फर्म है और ए मकरूज है। ए जो है वो मकरूज है, ए मकरूज है, और बी और सी जो है उनकी जो वो एक पार्टनरशिप फर्म है। इसमें जो बी है वो फोत हो जाता है और सी जो वो जिंदा है।
अब ए जो मकरूज है उसने कर्ज देना है। अब ए जो है वो दावा करता है सी के खिलाफ, सी के खिलाफ वो दावा करता है, लेकिन वो सी के खिलाफ वो जो दावा कर रहा है वो एक अलग वो सेपरेट कैपेसिटी में कर रहा है। जो सी जो है अब इस कर्ज को वो सेट ऑफ कर सकता है। आगे जो इसका सेक्शन है व्यूवर्स, इसका जो रूल है, रूल नंबर 7 है, वो जो कहता है कि जो डिफेंस या जो सेटअप है ये फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड। जो जारी बात है, जो मुद्दई ने आपके खिलाफ जो दावा दायर किया है वो आपने उसका जो आपने डिफेंस लेना है उसकी ग्राउंड्स अलग होंगी, और जो आपने अपना जो सेटअप की जो प्ले लेनी है उसकी आपने जो ग्राउंड्स हैं वो आपने अलग आपने ग्राउंड्स वो बयान करनी है। ये दोनों की आपने अलग अलग ग्राउंड आपने बयान करनी है, क्योंकि जो मुद्दई का जो दावा है वो जारी बात है वो किसी और लिहाज से है। आपने साथ अपना जो सेटअप का जो करना है उसकी भी आपने अलग ग्राउंड जो बयान करनी है उसकी डिफेंस की। इसका जो रूल नंबर 8 है वो जो कहता है कि अगर कोई नई ग्राउंड है तो उसको आप अपनी जो सूट में जो सूट फाइल करने के बाद कोई ऐसी कोई नई ग्राउंड आती है जो बाद में आप जाहिर होती है, तो आप उसको भी ग्राउंड को भी आप फाइल कर सकते हैं, उसका भी आप उसको फाइल कर सकते हैं। जो वो दोनों के लिए है, वो मुद्दई हो या मुद्दा लय हो, वो उसको रेज कर सकते हैं। इसका जो रूल नंबर 9 है वो जो कहता है जो सबसिक्वेंट प्लीडिंग्स है उसकी आमतौर पर जो नॉर्मली वो अलाउ नहीं की जाती, लेकिन बाय द लीव ऑफ कोर्ट आप जो सबसिक्वेंट प्लीडिंग्स है वो आप फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट कह सकती है कोई रिटन स्टेटमेंट या एडिशनल रिटन स्टेटमेंट का वो फाइल करने का कह सकती है किसी भी पार्टी को, और इस लिहाज से वो कोर्ट टाइम मुकर्रर कर सकती है। अब व्यूअर्स, इसका जो रूल नंबर 10 है, जो कोर्ट ने आपको जो टाइम दिया है जवाब दावा का फाइल करने के लिए दोबारा, अगर वो आप उस ड्यू टाइम में अगर फाइल नहीं करते तो कोर्ट जो है वो उस मुद्दा लय के खिलाफ फैसला कर सकती है, या कोर्ट जैसा मुनासिब समझे वो अपना फैसला कर सकती है। इसका जो रूल नंबर 11 है उसमें एड्रेस के बारे में है। आपका जो डिफेंडेंट का जो एड्रेस है वो आपने प्रॉपर फाइल करना है, ताकि जो कोर्ट्स का जो प्रोसेस है, जो समन का, जो नोटिस का, वो प्रॉपर आपको रिसीव हो सके और किसी लिहाज से जो आप इससे आप मिस ना हो। इसका जो रूल नंबर 12 है वो जो कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस, अगर आप अपना प्रॉपर जो एड्रेस है वो डिफेंडेंट ने फाइल नहीं किया और इस लिहाज से आप का कोई प्रोसेस, कोई आपका कोई जो डिफेंस है वो मिस होता है, या आपको कोई नोटिस या कोई समन वसूल नहीं होता, तो जो कोर्ट है इस लिहाज से उसकी जिम्मेदारी ना होगी अगर आप ने कोई अपना डिफेंस उसको आप प्रॉपर अवेल नहीं कर सके उस एड्रेस की वजह से, एड्रेस ना होने की वजह से। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो अपना सर्विस के लिए अपना जो एड्रेस है वो आपने प्रॉपरली फाइल करना है। इसका जो व्यूअर्स आखिरी जो रूल है वो लिस्ट के बारे में है कि जो डिफेंडेंट है वो अपने जवाब दावा के साथ अपने जो उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनकी एक लिस्ट भी फाइल करेगा, और एक ऐसे बंदे को वो नॉमिनेट करेगा जो उस मुद्दा लय की डेथ की सूरत में कोर्ट को इस फैक्ट से इंटीमेट कर सके, ताकि जो उसके लीगल हेयर्स हैं उनमें से किसी को वो पार्टी बनाया जा सके और उस दावे को फाइनली डिस्पोज ऑफ किया जा सके। व्यूवर्स, ये जो लिस्ट है ये मुद्दा लय अपनी ज़िंदगी में जब भी चाहे वो इसको वो अमेंड कर सकता है और वो अकॉर्डिंगली नई जो लिस्ट है वो फाइल कर सकता है। अगर ये जो लिस्ट है ये इंटैक्ट रहती है तो इसको अपील तक भी आप इसको लिस्ट को वो मौसर होगी। किसी अपील में, किसी रिवीजन में भी ये लिस्ट अप्लाई की जा सकती है, वो भी इस लिहाज से वो इफेक्टिव होगी। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का जो लेक्चर था, वो आज का जो हमारा टॉपिक था वो
ऑर्डर सीपीसी के ऑर्डर 8 के बारे में था, जो रिटर्न स्टेटमेंट और सेट ऑफ के बारे में है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।